हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको पोस्टर के ज़रिए पहले ही बता चुकी हूं कि मैं इस बुक की पूरी एक सीरीज़ चलाने वाली हूं। इस बुक में 33 चैप्टर्स हैं और ये पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स मैं ख़त्म कराऊंगी एक एक करके। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 33 चैप्टर्स हैं। ये बुक जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या रेलवेज़ की या एसएससी एग्ज़ाम्स की, यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। देखिए, रामचंद्रन शर्मा की बुक है प्रारंभिक भारत का परिचय। हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक जो भारत है, उसका जो विपिन चंद्र की बुक है वो पूरी मैंने ख़त्म करवा दी है और अब मैं शुरू कर रही हूँ प्रारंभिक भारत का परिचय। इसका भी एक एक चैप्टर मैं कंप्लीट कराती चलूँगी और साथ ही साथ मेरी एक शॉर्ट नोट्स भी चलेगी हर एक चैप्टर के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। ये बुक आप देख रहे हैं प्रारंभिक भारत का परिचय। बहुत से बच्चे कह रहे थे मैम हमारे पास बुक नहीं रहती, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पीडीएफ भी आपको अपलोड करती चलूँगी। तो अगर आप कहेंगे कमेंट में कि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती। तो बस मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, जिसको मैं पढ़ के आपको समझाऊंगी। देखिए, हमारा पहला चैप्टर जो है वो कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। यानी यहाँ पे बताया गया है कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व क्या है और प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या महत्व है। देखिए, इतिहास भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया है, ये बतलाता है। यानी इतिहास जो है वो हमें क्या बता रहा है कि भाई प्राचीन संस्कृति जो है उसमें विकास, यानी प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। हम अगर बात करते हैं, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने गुजारी, फिर वैदिक सभ्यता, तो इन चीज़ों के बाद हम गुजरते गुजरते आज एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो इसको जानने के लिए हमें अपनी हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ना सिर्फ उन्होंने प्राचीन जो प्राकृतिक संपदाएं उनकी खोज भी की, और कृषि को किस तरह से उन्होंने अपने काम में लाए और उससे उन्होंने कई सारी चीज़ें ढूंढी। यहाँ पे इन चीज़ों की बात हो रही है कि प्राचीन सभ्यताओं के साथ कैसे बात की जा सकती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना ना जानता हो। इस पर भी हम बात करेंगे कि इतिहास किस तरह से 3 भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि ऐसा भी इतिहास है जो जिसके कोई अगर मैं बात करूं कि कोई अंश लिखे हुए नहीं मिलते, ऐसे भी इतिहास हैं जिसके लिखे हुए अंश मिलते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। और इतिहास तो वो है ही है जिसे हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे भी प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, उसको भी अभी हम समझेंगे। तो जैसे कोई भी समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वो लिखना ना जानता हो। यानी क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा ना कि उनका क्या कल्चर है, कैसे रहा है, क्या चीज़ें करके वो जा चुके हैं। तो आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं, उनका सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं, भाई हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से निकली है। तो भाई देवनागरी लिपि बहुत पुरानी लिपियों में से रही है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई प्राचीन इतिहास जो हमारा रहा है उसमें अगर मैं बात करूं भाषा, लिखावट, इनकी बहुत महत्वपूर्णता से यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत महत्व रखती है लिपियां और साथ ही साथ भाषाएं। अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। प्राक आर्य, हिंद, आर्य, यूनानी, शक, हुन, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला, साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग्य दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत जो है ना उसमें विभिन्न प्रकार की, मैं सिर्फ भारत की नहीं, यहाँ पे भारत ही नहीं विश्व की बहुत सी संस्कृतियों का संगम है। क्योंकि यहाँ पे बाहर से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने यहाँ पे रहे और
ना सिर्फ यहाँ पे रहे बल्कि अपना कल्चर भी लेके आए, क्योंकि जब इंसान कहीं पे रहने लगता है तो अपनी संस्कृति को भी वहीं पे फॉलो करने लगता है, तो उससे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो उन चीज़ों को आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बाहर से लोग आए वो अपना खाना पीना, अपना अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर, अपनी सभ्यताओं को यहाँ तक लेके आए, भाषा भी आई। ठीक है, अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हुए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत के अंग हैं, तो प्राक आर्य आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़ मुंडा और अनेक संस्कृतित भाषाओं के बहुत सारे शब्द अनेक वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। अब देखिए ईसा पूर्व क्या है, ठीक है, इसको मैं अभी बताती हूँ आपको ईसा पूर्व किसे कहते हैं। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात क्या है, यानी अगर हम बात करते हैं हम किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो पूरी दुनिया में कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा कैलेंडर है, इस पर बात करते हैं। ये शब्द अब यहाँ तक हो गई बात कि 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। इस प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के घोतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो ग्रंथ हैं, जो साउथ के ग्रंथ हैं, यानी अगर मैं बात करूं जो भारत के दक्षिण की तरफ के ग्रंथ हैं, उनमें जो संगम नाम का ग्रंथ अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ये लिटरेचर बहुत फेमस रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के मसालों के बारे में, भारत में होने वाले व्यापार के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और आप जानते हैं कि भारत का जो साउथ का एरिया है वो हमेशा से डेवलप रहा है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो रिचेस्ट, यानी मैं वहाँ पे जो धन दौलत इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अधिकता रही है। वो हमेशा से एक संपन्न क्षेत्र रहा है भारत का साउथ। इसमें भारत के पूर्वांचल में भी जहां प्राग आर्य जातियां बसी हुई थी अपना योगदान किया है। आगे देखते हैं द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। भारत प्राचीन काल से विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों को और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले हों, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से एक गहरी एकता झलकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाती चलूँ कि आप किस तरह से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि हम कहीं चाइना गए, अमेरिका गए या हम जापान गए, तो हम क्या बोलते हैं? पहले हम बोलते हैं भाई हम भारतीय हैं। हम बाद में बोलते हैं कि हम यूपी वाले हैं, हम गुजरात वाले हैं, हम या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या हम सिख हैं, ईसाई, हम ये सब नहीं बोलते हैं। पहले बोलते हैं हम इंडियन हैं। तो यही चीज़ है कि भारत की जो अनेकता में एकता है वो यहाँ पे ये दिखाती है कि भाई हम जब किसी भी कल्चर के हों हम पहले भारतीय हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है कि भाई विविधताओं में भी एकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स को यहाँ पे एक साथ, जैसे मैं बात करूँ एक ऐसा फ्लावर पॉट जिसमें कई रंग के फ्लावर्स लगे हुए हैं। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, सारे देश को भारत नाम का एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष, देखिए यहाँ पे जो ये हिस्ट्री में लिखा गया है कि भारत के नाम पे रखा गया भारत का, इसमें कई सारे मतभेद हैं, क्योंकि इतिहास आप जानते हैं मतभेदों और आलोचनाओं से भरा होता है। तो यहाँ पे भी जो बात हो रही है, कहा गया है कि भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यानी कि जो भरत एक वंश था, उनका एक डायनेस्टी थी, उस पर रखा गया। तो ये कहा कि जो भाई जहाँ पे भरत लोग रह रहे हैं वो भारतवर्ष हो गया, तो अर्थात भरतों का देश यहाँ पे कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। नामक दिया गया, इनके निवासियों को भरत संतति कहा गया है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा।
हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम यानी सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया है। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। चक्रवर्ती यानी चारों तरफ उनका साम्राज्य चल रहा है, यानी वो सम्राट है और उनका जो साम्राज्य है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदृढ़ दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है, उसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि कलिंग का युद्ध किसने जीता था, ठीक है। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई विदेशियों ने भी यहाँ पे अगर देख सकते हैं भारत की एकता को विदेशियों ने भी साकारा। मतलब जो भारत में आए, विदेशी जो आए भारत में, उन्होंने यहाँ के कल्चर को भी अपनाया, अपने कल्चर को भी लेके आए और यहाँ के कल्चर में उन्होंने अपने कल्चर को मिला दिया। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई जो एकता है उन्होंने भी इस चीज़ के सपने को साकार किया, अपनाया, माना। विदेशियों ने भी साकारा है, मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट किया, मान लिया कि भाई भारत भी क्या है, वो एकता का देश है और यहाँ पे अगर हमें रहना है, बसना है तो यहाँ के कल्चर को भी फॉलो करना पड़ेगा। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व, अब ईसा पूर्व क्या है भाई, तो ये मैंने बताया आपको, मैं बताऊंगी कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात क्या है। ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। काल कंप्रेण में हमारा देश इंडिया के नाम से भी मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द पहल 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईरान से मुझे याद आया कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, ये भी मैं सोच रही हूँ आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले चाहती हूँ कि आप विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बारे में जान सकें। तो मैं उसको पढ़ाऊँगी, फिर मैं हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाऊँगी और ये सीरीज तो आपकी चली रही है साथ में। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृतिक देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो अशोक के शिलालेख लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मलिपि भाषा में लिखे गए। ये आपका आंसर बन जाता है। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया, यानी अगर मैं बात करूं कि किस लिपि से संस्कृत निकली है, तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि से संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। अब यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ कि भाई संस्कृत जो है वो बाद में प्रचलित हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि देश के कोने कोने तक फैली और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो उस टाइम के थे, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, तो उसके जो दस्तावेज बन रहे थे वो किस भाषा में बन रहे थे, तो वो संस्कृत भाषा में बन रहे थे। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि भाई इतिहास का क्या महत्व था और किस तरह से, अगर हम बात करते हैं कि भारत का नाम भारतवर्ष, इंडस, इंडिया इन नामों से जाना जाता है और किस तरह से भारत में बाहर के लोगों ने भी अपने कल्चर को लेके आए, यहाँ के कल्चर को अपना, यानी अनेकता में एकता की यहाँ पे बात हो रही थी। तो ये चैप्टर आपने समझा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं और फिर आपका ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो खत्म हो जाता है और कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट आया था, देखिए 1500 से 500 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, 1500 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, उल्टे नंबर चल रहे हैं, पहले 1500 आ रहा है फिर 500 आ रहा है, ये क्या मैटर है? पहले 500 आना चाहिए फिर 1500 आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बात हो रही है ईसा पूर्व, यानी कि अगर मैं बात करूँ BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये क्या मैटर है? देखिए हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग
आज 18 जनवरी 2026 है, उसी कैलेंडर को जो हम मानते हैं उसे क्या कहते हैं? हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। जिस कैलेंडर से पूरी दुनिया चलती है उस कैलेंडर को क्या नाम दिया गया है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट्स है समझने के लिए, बीसी और एडी। बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एडी यानी एना डोमिनी यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो उल्टे चलेंगे, यानी जो बात होगी, अगर मैं बात करूं जो बात बीसी में होगी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब से स्टार्ट यहाँ पे माना जा रहा है? देखिए जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया उसके बाद से जो नंबर्स चलेंगे, यानी उसके बाद से जो भी घटना होगी इतिहास में उसको हम सीधे नंबर्स में पढ़ेंगे, और उसके पहले जो भी घटना होगी उसको हम उल्टे नंबर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि देखिए जो गौतम बुद्ध का जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व होता है यानी बीसी में होता है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो होता है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कब होता है? 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व। अब भाई आप कहेंगे ये क्या मामला है, ये तो उल्टा चल रहा है। बिल्कुल ये उल्टा चल रहा है। यहाँ पे तो होना चाहिए क्या, पहले मृत्यु हुई बाद में पैदा हुए? नहीं, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है बीसी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब बीसी की बात होती है तो नंबर्स उल्टे चलते हैं, यानी कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं कि मेरे घर पे जो मेहमान आए थे वो 4 दिन पहले आए थे और 2 दिन पहले चले गए। समझ में आ रही बात मेरी? मैंने क्या कहा कि मेरे घर पे जो गेस्ट आए थे वो 4 दिन पहले आए थे और 2 दिन पहले वो चले गए, यानी मैंने 4 पहले बोला और 2 बाद में बोला। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जीसस क्राइस्ट के जन्म के 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये बात हो रही है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स उल्टे चल रहे हैं। अब बात करते हैं एडी यानी एना डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब यहाँ पे नंबर्स बिल्कुल सीधे चलेंगे। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे बात करी थी गौतम बुद्ध की, ठीक है, गौतम बुद्ध की। और के बारे में जानते हैं, हजरत मोहम्मद के जन्म के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए ये जो जन्म हुआ ये एडी में हुआ है, एडी यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 570 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई है 632 ईस्वी में। अब ये नंबर बिल्कुल सीधे चल रहा है। देखिए हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 570 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जन्म और मृत्यु। ठीक, जन्म और मृत्यु। हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ वो 570 ईस्वी में जन्म हुआ और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, पहले 570 फिर 632, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैटर थोड़ा सा उल्टा हो गया था, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये एडी में यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के हैं, और ये नंबर्स जो हैं वो बीसी में यानी बिफोर द जीसस क्राइस्ट के बारे में। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं कि वेद कितने होते हैं। तो भाई वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं भाई? जिसमें घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जो लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। अब इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास वो है भाई जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और हम उसको समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आप समझते चलिए कि आपका ये जो पहला चैप्टर है यानी लेसन 1 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये काफ़ी सिंपल सा था, लेकिन इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि अल-बरूनी कौन है, इदरीसी कौन है, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स हमारी चलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कलिंग का युद्ध किस राजा ने जीता था।